साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी के इस वीडियो में। साथियों, यह साइंस एमसीक्यूज का सेकेंड पार्ट है। इसमें भी हम टॉप 51 एमसीक्यूज का प्रैक्टिस करने वाले हैं, जो आपके परीक्षा की दृष्टि से बेहद इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसके पहले भी हमने टॉप 51 एमसीक्यूज देखे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्नों का संग्रह है। यदि आप उसे नहीं देखे होंगे तो निश्चित रूप से देखिएगा, वो भी आपके परीक्षा के लिए बहुत उपयोगी होने वाला है। चलिए बिना देर के स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है सेक्शन फर्स्ट, फिजिक्स से, भौतिकी विज्ञान से। पहला प्रश्न है, प्रकाश वर्ष लाइट ईयर निम्नलिखित में से किसका मात्रक है? समय का, दूरी का, प्रकाश की तीव्रता का, द्रव्यमान का। तो देखने में तो यह, पढ़ने में तो प्रकाश वर्ष अर्थात समय का मात्रक लगता है, लेकिन याद रखिएगा यह दूरी का मात्रक है। जी हाँ साथियों, प्रकाश वर्ष आपकी दूरी का मात्रक है। और प्रकाश वर्ष की परिभाषा की बात करें तो एक वर्ष में, याद रखिएगा, एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई कुल दूरी को एक प्रकाश वर्ष कहा जाता है। अर्थात इसका यदि हम गणना करें तो दूरी बराबर क्या होता है? दूरी बराबर होता है आपका चाल गुणा समय। चाल गुणा समय। तो प्रकाश की चाल कितनी होती है? प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है, याद रखिएगा। और समय, समय किसकी बात हो रही है? एक वर्ष में तय की गई प्रकाश द्वारा कुल दूरी की बात हो रही है। तो एक वर्ष बराबर क्या होता है? 365 दिन। और एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे होते हैं। एक घंटे में कितने मिनट होते हैं? तो 60 मिनट होते हैं। और एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60 सेकंड होते हैं। यदि हम 3 × 10⁸ इंटू 365 इंटू 24 इंटू 60 इंटू 60 इस प्रकार इन सभी का कैलकुलेशन करें तो हमें एक प्रकाश वर्ष की दूरी कुछ इस प्रकार देखने को मिलेगा, 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। ये आपकी एक प्रकाश वर्ष की दूरी है, याद रखिएगा मीटर में। यदि किलोमीटर में आता है तो इसे इस प्रकार याद रखिएगा, किलोमीटर में 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर। किलोमीटर में, ये मीटर में दूरी, ये किलोमीटर में, दोनों तरीके से पूछा जा सकता है कि एक वर्ष, एक प्रकाश वर्ष की दूरी में कितना दूरी होता है। तो यदि इस प्रकार का प्रश्न बनता है तो मीटर में दिया रहेगा तो आपका ये दिया जाएगा, और किलोमीटर में दिया रहेगा तो ऑप्शन में आपको इसे सेलेक्ट करना है। तो ये रही आपके प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष आपकी दूरी का मात्रक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अंतरिक्ष में भेजा जाने वाला रॉकेट निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऊर्जा संरक्षण, बर्नौली प्रमेय, रेखीय संवेग संरक्षण, द्रव्यमान संरक्षण। तो याद रखिएगा साथियों, आपका ये हो जाएगा ऑप्शन सी, रेखीय संवेग संरक्षण पर आधारित होता है अंतरिक्ष में भेजे जाने वाले रॉकेट का जो सिद्धांत होता है। रॉकेट का प्रक्षेपण न्यूटन की गति के तीसरे नियम पर होता है, जो क्रिया के फलस्वरूप विपरीत प्रतिक्रिया होती है। और रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित होता है पीछे की ओर तीव्र गति से निकलने वाली जो गैसें होती है, जो उसका फ्यूल होता है, वह गैस जो है रॉकेट को आगे की ओर धक्का या प्रणोद देती है, जिसके कारण से उन्हें जितनी ज्यादा मात्रा में गैसें निकलती है उतनी ही ज्यादा स्पीड से वो अंतरिक्ष में जाती है। तो याद रखिएगा, अगर कौन सा न्यूटन के नियम पर आधारित होता है पूछा जाएगा तो तृतीय नियम, और कौन से संवेग संरक्षण या कौन से सिद्धांत पर, तो रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करती है। नेक्स्ट प्रश्न है, गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल किसने प्रतिपादित किया था? गैलीलियो, आइजैक न्यूटन, अल्बर्ट आइंस्टीन, कोपरनिकस। तो याद रखिएगा इसका उत्तर क्या हो जाएगा, निश्चित रूप से आप सभी को पता होगा, यहाँ थोड़ा प्रिंट मिस्टेक हुआ है, ये आइजैक न्यूटन है, आइजैक न्यूटन, यही इसका उत्तर है साथियों, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम जो है आइजैक न्यूटन के द्वारा दिया गया नियम है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है दूरदृष्टि दोष, जिसे हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं, से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में किस लेंस का उपयोग किया जाता है? याद रखिएगा, हमने इसके पहले वाले वीडियो में निकट दृष्टि दोष के बारे में चर्चा किए थे। और निकट दृष्टि दोष जिसे मायोपिया बोलते हैं, उसे दूर करने के लिए निकट 3 अक्षर, तो उसका एक अक्षर ज्यादा अवतल लेंस का उपयोग करते हैं।
तो उसी प्रकार यहाँ दूरदृष्टि दोष, ये हमेशा पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। दूरदृष्टि दोष, दूर अर्थात 2 अक्षर, इसे दूर करने के लिए 3 अक्षर का उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। ये ट्रिक है आपके याद रखने का। तो दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में किस लेंस का उपयोग किया जाता है? उत्तल लेंस का। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हजामत बनाने या दाढ़ी बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, परवलयाकार दर्पण। तो किस दर्पण का उपयोग किया जाता है दाढ़ी बनाने या हजामत बनाने हेतु? तो याद रखिएगा अवतल दर्पण, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अवतल दर्पण के अत्यंत नजदीक रखी वस्तु का क्या होता है? अवतल दर्पण क्या करता है? अत्यंत नजदीक रखी वस्तु का सीधा, आभासी और बड़ा प्रतिबिंब बनाता है, जिसके कारण चेहरे के बालों को बड़ा और साफ देखने के लिए हजामत बनाते समय अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। इसलिए ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, स्वच्छ आकाश का रंग नीला दिखाई देने का मुख्य वैज्ञानिक कारण क्या है? प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो इसका उत्तर हो जाएगा प्रकाश का प्रकीर्णन। इसे ध्यान से समझिएगा। रेले के जो प्रकीर्णन का नियम है उसमें कम तरंगदैर्ध्य वाले प्रकाश जैसे कि नीला और बैगनी, याद रखिएगा ये सबसे कम तरंगदैर्ध्य वाले प्रकाश हैं, का प्रकीर्णन वायुमंडल के सूक्ष्म कणों द्वारा सबसे अधिक इन्हीं का प्रकीर्णन होता है। अर्थात प्रकीर्णन का मतलब होता है फैलाव। नीले रंग के चारों ओर फैलने के कारण ही हमें आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। ये इसका जो है तरंगदैर्ध्य सबसे कम होता है, तो ये फैलता जाता है। रहने के लिए सबसे कम जो है प्रकीर्णन आपका सबसे कम तरंगदैर्ध्य जो है बैगनी रंग का होता है और नीला का भी होता है, और सबसे अधिक तरंगदैर्ध्य किसका होता है? लाल का होता है। तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक किस रंग का होता है? लाल रंग का होता है। इसलिए खतरे का सिग्नल जो होता है, सिग्नल में खतरे का सिग्नल बनाने के लिए लाल रंग का उपयोग होता है, क्योंकि जिसका तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक होता है वो बहुत दूरी तक दिखाई देता है। इसलिए इसका लाल रंग का खतरे का सिग्नल के लिए उपयोग किया जाता है, याद रखिएगा, क्योंकि इसका तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक होता है। पूछा जाएगा कि सबसे अधिक तरंगदैर्ध्य वाले प्रकाश कौन सा है? तो लाल। और सबसे अधिक प्रकीर्णन वाला जो रंग है वो बैगनी है। हालांकि याद रखिएगा बैगनी रंग का प्रकीर्णन तो सबसे अधिक होता है, लेकिन हमारी आंखें जो है नीले रंग के प्रति अधिक संवेदनशील होता है, इसलिए हमें आकाश जो है नीला दिखाई देता है। तो सबसे अधिक तरंगदैर्ध्य वाले प्रकाश लाल और सबसे कम तरंगदैर्ध्य वाले प्रकाश नीला। और प्रकीर्णन की बात करें तो सबसे अधिक प्रकीर्णन वाले प्रकाश बैगनी और सबसे कम प्रकीर्णन वाले प्रकाश लाल होता है, जो हम इंद्रधनुष के 7 रंगों की बात करते हैं उसमें। तो इसमें तो स्वच्छ आकाश का रंग नीला दिखाई देने का मुख्य वैज्ञानिक कारण आपका ऑप्शन ए है। नेक्स्ट प्रश्न है, विद्युत चालकता में प्रतिरोध रेजिस्टेंस की एसआई इकाई क्या होती है? एसआई मात्रक क्या होती है? एम्पियर, वाट, ओम, वोल्ट। तो याद रखिएगा प्रतिरोध का जो एसआई मात्रक होता है वो ओम होता है। और प्रतिरोध किसे कहते हैं? किसी चालक में विद्युत धारा के प्रवाह में उसके मार्ग में जो उत्पन्न बाधा को प्रतिरोध कहते हैं। याद रखिएगा किसी चालक में विद्युत धारा के प्रवाह में होने वाली बाधा या अवरोध को प्रतिरोध कहा जाता है। इसका एसआई मात्रक ओम होता है, जिसे इस डोनेटेशन से, इस चिन्ह से दर्शाया जाता है ओम को। याद रखिएगा जॉर्ज साइमन ओम के नाम पर इसका नामकरण हुआ है। इसके प्रतिरोध या रेजिस्टेंस की खोज किसने की? जॉर्ज साइमन ओम। तो ओम का नियम भी दिए हैं, और बाकी आप सभी जानते हैं एम्पियर आपका विद्युत धारा का, पावर आपका वाट जो है पावर का एसआई मात्रक है, और वोल्ट विभवांतर का है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाने वाले भू स्थिर उपग्रह जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का आवर्तकाल कितना होता है? 12 घंटे, 24 घंटे, 365 दिन, 1 घंटा। तो इसका उत्तर है आपके 24 घंटे। जो आपके पृथ्वी का घूर्णन काल होता है, जो पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन करते हैं, वही आपका जो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाने वाले जो भू स्थिर उपग्रह है उनका भी आवर्तकाल 24 घंटे है। और पृथ्वी का जो घूर्णन काल है वो भी 24 घंटे है। अपने अक्ष में जो घूमता है पृथ्वी, वो कितना उसका टाइमिंग होता है? 24 घंटे होता है। तो इसमें याद रखिएगा जो सैटेलाइट होते हैं, सैटेलाइट को कितनी दूरी पर लगाया जाता है यदि ये पूछा जाता है, और पृथ्वी के किस दिशा में घूमता है, तो पश्चिम से
पूर्व दिशा में, इसे भी याद रखिएगा, पश्चिम से पूर्व दिशा में, ये भी पूछा जाता है। और दूसरा चीज, जो सैटेलाइट होती है, वो जो कृत्रिम उपग्रह होते हैं, वो कितनी ऊंचाई पर लगाए जाते हैं, तो 36,000 किलोमीटर की दूरी पर या ऊंचाई पर स्थापित की जाती है, पृथ्वी के अक्ष से या पृथ्वी से जो है इतनी ऊंचाई पर इसे स्थापित किया जाता है। तो इसके माध्यम से जितने भी बनने वाले प्रश्न हैं उसे हम भी देखेंगे, और साथ ही साथ आप स्किप नहीं कीजिएगा, क्योंकि स्किप करेंगे तो जो छोटी छोटी बातें हैं जिनसे प्रश्न बनता है उससे चूक जाएंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट, किस तापमान पर, ये नेटवर्क, ये आपका एक्स्ट्रा वर्ड्स इसमें ऐड हो गया है, तो किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों थर्मामीटर पैमानों का मान समान होता है। तो किस पैमाने पर, याद रखिएगा, इसको कैलकुलेशन करने का एक फार्मूला भी है, तो उसके तहत आप निश्चित रूप से ला सकते हैं कि दोनों जो है -40 डिग्री सेल्सियस और -40 डिग्री फ़ारेनहाइट दोनों एक समान होते हैं इस पर -40 अंश पर। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, प्रकाश के मुख्य 3 प्राथमिक रंग कौन से होते हैं? लाल पीला नीला, लाल हरा नीला, लाल सफेद काला, हरा पीला काला। तो याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी। इसका उत्तर हो जाएगा आपका बी, लाल, हरा और नीला। ये बहुत बार पूछा जाता है कि प्राथमिक रंग कौन कौन से होते हैं, तो लाल होता है, हरा होता है और नीला होता है। इन्हीं के द्वारा ये प्राथमिक रंग है। इन तीनों को ही विभिन्न अनुपातों में मिलाकर अन्य सभी रंग द्वितीयक रंग बनाए जाते हैं। रंगीन टेलीविजन और डिजिटल डिस्प्ले में इन्हीं 3 रंगों का मुख्य रूप से उपयोग होता है। याद रखिएगा, लाल, हरा, नीला, यही 3 प्राथमिक रंग हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, परमाणु बम, एटॉमिक बम का विस्फोट निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर आधारित है? नियंत्रित नाभिकीय संलयन, अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन, रासायनिक दहन, नियंत्रित नाभिकीय विखंडन। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन बी, अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन। परमाणु बम जो है अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर कार्य करता है। इसमें भारी नाभिक जैसे यूरेनियम और प्लूटोनियम न्यूट्रॉन की बौछार से टूटते हैं। अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा के साथ साथ और अधिक न्यूट्रॉन मुक्त होते हैं, जिसमें एक तीव्र श्रृंखला अभिक्रिया बन जाती है। फिर से वो न्यूट्रॉन जो है उसके क्या बोलते हैं, यूरेनियम और प्लूटोनियम के पर बौछार करते हैं, फिर से वो टूटता है। इस प्रकार अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न हो जाती है और यह श्रृंखला इस प्रकार ये बढ़ते जाती है, इस प्रकार ये बढ़ते जाती है। तो ये श्रृंखला का निर्माण करते हैं अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन में। नेक्स्ट प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा साथियों, ये जो प्रश्न तैयार हुआ है वो सुमेलित हो चुका है, तो ये थोड़ा मिस्टेक हुआ है, चूंकि यहाँ अल्टीमीटर जो है यह क्रम में इधर ABCD होना चाहिए था और अलग अलग जगह में ये ऊपर में होना चाहिए था, एक जगह में, तो ये सुमेलित हो चुका है। तो इसमें ज़्यादा चर्चा करने वाली बात नहीं है। अल्टीमीटर जो है उड़ते विमान की ऊंचाई मापने के लिए, अर्थात ऊंचाई मापने के लिए जो मापक यंत्र है वो अल्टीमीटर है। हाइड्रोमीटर द्रवों का आपेक्षिक घनत्व को मापने का यंत्र है और अमीटर जो है विद्युत धारा को मापने का यंत्र है। वही फेरोमीटर समुद्र की गहराई को मापने के लिए उपयोग में की जाने वाली यंत्र है। तो उसके आधार पर तो यदि ये आपका ए में रहता विद्युत धारा इस प्रकार, जैसा कि आप देख रहे हैं, तो यह इस प्रकार होता तो सुमेलित करते, और इसमें तो यह स्पष्ट आंसर सुमेलित हुआ है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। तो ये पहले से थोड़ा मिस्टेक हुआ है प्रश्न तैयार करने में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान से। हम जो साधारण नमक प्रतिदिन खाते हैं उसका रासायनिक नाम क्या है? सोडियम कार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम कार्बोनेट, पोटेशियम परमैंगनेट। यह इसका उत्तर हो जाएगा सोडियम क्लोराइड। आप सभी जानते हैं जिस नमक का हम खाने के लिए उपयोग करते हैं उसका जो रासायनिक सूत्र होता है NaCl होता है, सोडियम क्लोराइड होता है, यही इसका राइट आंसर होगा। आधुनिक आवर्त सारणी मॉडर्न पीरियाडिक टेबल में कुल कितने आवर्त और समूह ग्रुप्स होते हैं? तो 7 आवर्त 18 समूह, 18 आवर्त 7 समूह, 9 आवर्त 15 समूह, 7 आवर्त 8 समूह। यदि निश्चित रूप से आप साइंस के स्टूडेंट होंगे तो ये आपके लिए बहुत सरल भी होगा। उत्तर है इसका ऑप्शन ए, 7 आवर्त होते हैं, 18 समूह होते हैं। मोस्ले द्वारा जो प्रतिपादित आधुनिक आवर्त सारणी है, मोस्ले के द्वारा जो आधुनिक आवर्त सारणी दिए हैं, तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक के क्रम में व्यवस्थित किया गया है। इसमें क्षैतिज पंक्ति में, अर्थात
आप देखे होंगे ऊपर से नीचे इस प्रकार आएंगे, तो इस प्रकार ऐसे गिनेंगे तो आपको कितना आवर्त देखने को मिलेगा? आपको मिलेगा 7, कुल 7 लाइन देखने को मिलेगा। और इसमें ऐसे बाँटा गया है, तो वह आपको देखने को मिलेगा जो इधर लास्ट जो अक्रिय तत्व होते हैं, जिसे निष्क्रिय तत्व बोलते हैं, जहाँ हीलियम, नियॉन, आर्गन ये सब होता है लास्ट 18वें वर्ग में, 18वें समूह में, तो वहाँ तक आप गिनेंगे तो 18 तक 18 वर्ग मिलेगा। तो कुल मिला के 7 आवर्त और 18 समूह होते हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है उदासीन और शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? तो उदासीन और शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? करेक्ट 7 होता है। पीएच मान क्या होता है आपका? पीएच पैमाना किसी विलयन की अम्लीयता या क्षारीयता को दर्शाता है, और 7 से कम जो पीएच मान वाले होते हैं वो उसे अम्लीय कहते हैं, और 7 से अधिक क्षारीय होते हैं। और शुद्ध जल पूरी तरह उदासीन होता है, इसलिए उसका पीएच मान ठीक 7 होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। खाद्य पदार्थों एवं आलू चिप्स के पैकेट को खराब होने से बचाने के लिए उनमें कौन सी गैस भरी जाती है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, क्लोरीन। इसका उत्तर है साथियों नाइट्रोजन। याद रखिएगा, खाद्य पदार्थों जैसे कि आप लोगों ने चिप्स वगैरह देखे हैं, उसमें हवा भरा रहता है ताकि वह खाद्य पदार्थ खराब ना हो। तो उसमें कौन सा हवा भरी जाती है? नाइट्रोजन गैस, ताकि वह क्रंची हो, कुरकुरा हो, इस प्रकार तो नाइट्रोजन गैस का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है घरों में उपयोग की जाने वाली सिरके, विनेगर बोलते हैं जिसको, मुख्य रूप से कौन सा अम्ल पाया जाता है? साइट्रिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, हार्मिक अम्ल। तो इसका उत्तर है एसिटिक अम्ल, जिसका फार्मूला क्या होता है? CH3COOH। CH3COOH सिरका जिसको बोलते हैं, मुख्य रूप से एसिटिक अम्ल का 4 से 8% तक का जलीय विलयन होता है। इसका उपयोग भोजन को पकाने अर्थात अचार संरक्षण या स्वाद बढ़ाने के लिए भी किया जाता है, जैसे कि खट्टा मतलब सब्जी बनाने के लिए भी इसका उपयोग होता है, और अचार संरक्षण के लिए भी तो इसका उपयोग होता है एसिटिक अम्ल का। नेक्स्ट प्रश्न है, संपीड़ित प्राकृतिक गैस सीएनजी और बायोगैस का मुख्य घटक कौन सा होता है? इसका उत्तर है साथियों मेथेन, CH4 इसका उपयोग होता है। संपीड़ित प्राकृतिक गैस जो सीएनजी होता है और बायोगैस जो गोबर गैस, दोनों का मुख्य घटक क्या होता है? मेथेन होता है, सीएनजी का भी और बायोगैस का भी। सीएनजी में इसकी मात्रा लगभग 80 से 90% तक होती है। यह एक स्वच्छ ईंधन माना जाता है, याद रखिएगा। बायोगैस में भी मेथेन गैस, बायोगैस जो गोबर गैस में निर्माण होता है, यही गैस निर्माण होता है। लिखने वाली पेंसिल की लीड बनाने में कार्बन की किस अपरूप का उपयोग किया जाता है? हीरा, चारकोल, ग्रेफाइट, कोक। इसका उत्तर क्या है? ग्रेफाइट है। पेंसिल की लीड जो होती है वो आपके ग्रेफाइट से बनी होती है। पेंसिल की लीड बनाने में ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है, जिसे मिट्टी के साथ मिलाकर सुखाया जाता है। ग्रेफाइट कार्बन का एक क्रिस्टलीय अपरूप है जो अत्यधिक नर्म, चिकना और विद्युत का सुचालक होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, पेयजल पीने के पानी को कीटाणु मुक्त या शुद्ध करने के लिए व्यापक रूप से किस गैस का उपयोग होता है? नाइट्रोजन, क्लोरीन, अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन बी, क्लोरीन का। क्लोरीन गैस या आप सभी सुने होंगे ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर के नाम से ज्यादा जानते होंगे। इसका उपयोग जल का शोधन या रोगाणुनाशी या कीटाणुनाशक के रूप में किया जाता है। यह पानी में मौजूद हानिकारक बैक्टीरिया और वायरस को नष्ट कर जल को पीने योग्य बनाती है। यह प्रक्रिया क्लोरोनीकरण भी कहलाता है, याद रखिएगा। इसका उपयोग ज्यादातर पहले कुओं में डालने के लिए किया जाता है। आज भी जो है कीचड़ वाले स्थान में ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव किया जाता है बीमारी से रोकने के लिए। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सही रासायनिक सूत्र क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का सही रासायनिक सूत्र क्या होगा? इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। यह जो है कैल्शियम सल्फेट और हाफ H2O का इसका होता है। यह जिप्सम का सूत्र भी याद रखिएगा। जिप्सम का सूत्र होता है आपका कैल्शियम सल्फेट इंटू 2H2O। इसको जो है 120 अंश सेंटीग्रेड पर गर्म किया जाता है तो यह POP में बदल जाता है, अर्थात POP को प्लास्टर ऑफ पेरिस कहा जाता है। और यह इसका उपयोग किस में होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने में, मूर्तियां बनाने में इसका उपयोग होता है। पूछा जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग
किसमें किया जाता है, तो टूटी हुई हड्डियों और मूर्ति बनाने में। तो इसका ये फार्मूला है, पूछा जाता है। ये कैल्शियम कार्बोनेट है आपका और ये जिप्सम है। जिप्सम का सूत्र भी पूछा जाएगा, तो पहला वाला आपका जिप्सम और ये कैल्शियम कार्बोनेट है, चूने का पत्थर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी कोमल धातु है जिसे आसानी से चाकू से काटा जा सकता है? लोहा, सोडियम, तांबा, एल्यूमिनियम। याद रखिएगा, सोडियम है। सोडियम बहुत ही कोमल धातु है, इसे चाकू से काटा जा सकता है। यह बहुत क्रियाशील धातु भी है। याद रखिएगा, ये बहुत जल्दी हवा, पानी सभी से क्रिया कर लेती है, इसलिए इन्हें जो है केरोसिन अर्थात मिट्टी के तेल में डुबो कर रखा जाता है। पूछा जाएगा तो याद रखिएगा, मिट्टी के तेल में डुबा के रखने वाला कौन सा धातु है, किस धातु को मिट्टी के तेल में डुबा के रखा जाता है, तो वो है सोडियम। याद रखिएगा। वही नेक्स्ट प्रश्न है, कपड़े धोने के सोडे या जिसे वॉशिंग सोडा का बोला जाता है, उसका सही रासायनिक नाम क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट। तो याद रखिएगा, सोडियम कार्बोनेट जो है कपड़े के धोने के सोडे या वॉशिंग सोडा के नाम से जाना जाता है। इसका फार्मूला भी याद रखिएगा, Na2CO3 और इंटू 10H2O। ये आपका क्या है, धोने के सोडे का रासायनिक नाम, जिसे सोडियम कार्बोनेट कहा जाता है। यदि आपको खाने का सोडा का रासायनिक सूत्र पूछते हैं तो आप बताएंगे पहले वाले ऑप्शन को, सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट का फार्मूला होता है, इसे भी पूछा जा सकता है, NaHCO3। ये आपके किसका सूत्र है? आपके खाने के सोडे का, जिसे सोडियम बाइकार्बोनेट कहा जाता है। याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। पीतल निम्नलिखित में से किन धातुओं की मिश्र धातु है? बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पीतल जो है तांबा और जस्ता, जिसे जिंक कहते हैं, इन धातुओं का क्या है, मिश्रण है, मिश्र धातु है, इन धातुओं से बना है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। जिसमें यदि पूछा जाता है पीतल में जो तांबा और जस्ता का कितना कितना प्रतिशत मिलता है, तो तांबा का होता है 70%, तांबा का 70% मिलावट, और वही जो दूसरा जस्ता का है, जिंक बोलते हैं, इसका 30% मिलावट होता है। ये दोनों का मिश्रण है पीतल। तो इस प्रकार ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट अब हम देखने वाले हैं बायोलॉजी से। तो बायोलॉजी का पहला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है और कहाँ पाई जाती है? फीमर, स्टेपिज, मैंडिबल, जबड़ा, फिंगर बोन। तो सबसे छोटी जो हड्डी होती है मानव शरीर की, वो है स्टेपिज होता है, जो कान में पाई जाती है, जो मध्य कान में स्थित होती है। वही सबसे बड़ी हड्डी की बात करें तो फीमर होती है, जांघ में होती है। याद रखिएगा, जांघ में पाई जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है, चोट लगने पर मानव शरीर में रक्त का थक्का बनाने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन के। तो इसका उत्तर हो जाएगा साथियों विटामिन के। विटामिन के, जिसे फिलोक्विनोन कहा जाता है, यकृत में प्रोथ्रोम्बिन नामक प्रोटीन के निर्माण के लिए आवश्यक है, जो रक्त का थक्का जमाने में मुख्य रूप से भूमिका निभाती है। इसकी कमी से चोट लगने पर लगातार खून बहता है, अर्थात रक्त का थक्का नहीं बन पाता। तो आपका ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। चोट लगने पर मानव शरीर में रक्त का थक्का बनाने में इसी विटामिन का जो है काम आता है। नेक्स्ट है, कोशिका सेल के भीतर किस अंग को आत्मघाती शैली या सुसाइड बैग कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और कई बार पूछा जाता है। तो निश्चित रूप से इसका उत्तर क्या है? आपका लाइसोसोम। लाइसोसोम में शक्तिशाली पाचक एंजाइम हाइड्रोलिटिक एंजाइम होते हैं। हाइड्रोलिटिक एंजाइम होते हैं। जब कोशिका क्षतिग्रस्त या मृत हो जाती है तो ये लाइसोसोम जो है फट जाते हैं और अपनी ही कोशिका का पाचन कर देते हैं। इसलिए इन्हें कोशिका की आत्मघाती थैली या सुसाइड बैग कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, मानव शरीर में रक्त शर्करा को नियंत्रित करने वाले इंसुलिन का निर्माण किस अंग में होता है? यकृत, अग्न्याशय, तिल्ली, पित्ताशय। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर है ऑप्शन बी, अग्न्याशय। इंसुलिन एक हार्मोन है जिसका स्त्राव अग्न्याशय की लैंगरहैंस की द्वीपिकाओं में की बीटा कोशिकाओं में, बीटा सेल में जो है, याद रखिएगा, बीटा सेल्स द्वारा होता है। यह शरीर में ग्लूकोज के चयापचय को नियंत्रित करता है। इसकी कमी से मधुमेह, डायबिटीज हो जाता है, डायबिटीज रोग हो जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर
होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, मानव रक्त समूहों ब्लड ग्रुप्स ए बी ओ की खोज सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने की थी? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसका उत्तर क्या होगा साथियों? ऑप्शन ए कार्ल लैंडस्टीनर, याद रखिएगा कार्ल लैंडस्टीनर इसका उत्तर है। ऑस्ट्रियाई नहीं, ऑस्ट्रियाई वैज्ञानिक कार्ल लैंडस्टीनर ने वर्ष 1901 में एबीओ रक्त समूह प्रणाली की खोज की। इस महान खोज के लिए उन्हें वर्ष 1930 में नोबेल पुरस्कार मिला। याद रखिएगा, नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। विलियम हार्वे ने रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज की। यदि रक्त परिसंचरण तंत्र की बात होगी तो विलियम हार्वे आएगा। विलियम हार्वे जो ऑप्शन सी में दिखाई दे रहा है, ये आपके विलियम हार्वे, याद रखिएगा। और वही बात करें लुई पास्चर, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण जो है वैज्ञानिक का नाम है। इन्होंने रेबीज के टीके की खोज की। पाश्चुरीकरण और पाश्चुरीकरण का सिद्धांत भी दिए हैं। तो ये दो महत्वपूर्ण चीजें लुई पास्चर से पूछा जाता है, रेबीज के टीके और पाश्चुरीकरण। वही अलेक्जेंडर फ्लेमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्होंने पेनिसिलिन की खोज की। इन्होंने 1928 में दुनिया की पहली एंटीबायोटिक, जो आज एंटीबायोटिक के बिना किसी भी चीज को ठीक करना आसान नहीं होता, इन्होंने सबसे पहले एंटीबायोटिक खोज की अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की। तो ये चारों महत्वपूर्ण वैज्ञानिक हैं जिनका जो है पूछा गया है। और इसमें तो मानव रक्त समूहों की खोज के बारे में पूछा गया, जिसका आंसर तो आपका ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, टमाटर का रंग लाल निम्नलिखित में से किस वर्णक की उपस्थिति के कारण होता है? कैरोटीन, क्लोरोफिल, लाइकोपीन, एंथोसाइनिन। तो इसका उत्तर हो जाएगा साथियों आपका ऑप्शन जो सी दिखाई दे रहा है, लाइकोपीन। लाइकोपीन इसका राइट आंसर है। टमाटर का चमकीला लाल रंग लाइकोपीन नामक कैरोटीनॉयड वर्णक के कारण होता है। यह एक शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट है। और गाजर का नारंगी रंग आपके कैरोटीन के, गाजर का नारंगी रंग पूछा जाता है किसके कारण होता है? तो कैरोटीन के कारण। और हरे पौधे किसके कारण होता है? क्लोरोफिल के कारण। तो ये बहुत भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट प्रश्न है, पौधों की जड़ों से पत्तियों तक जल और खनिजों का परिवहन किस ऊतक द्वारा होता है? फ्लोएम, जाइलम, कॉर्टेक्स, एपिडर्मिस। तो इसका उत्तर है जाइलम। साथियों, पौधे में दो मुख्य संवहनी ऊतक होते हैं। संवहनी मतलब पहुंचाने वाले। तो ये एक होता है जाइलम, जाइलम याद रखिएगा, और दूसरा है आपका फ्लोएम। तो जाइलम का तो इसमें आप देख रहे हैं कि पौधों की जड़ों से पत्तियों तक जल और खनिजों का परिवहन करते हैं। और फ्लोएम का क्या काम होता है? इसका काम होता है जो पत्तियों द्वारा प्रकाश संश्लेषण से बनाए गए भोजन होते हैं, पौधे के अन्य भागों तक वितरित करने का काम करता है। तो इसका भी काम जानिए, फ्लोएम का भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट प्रश्न है, मानव शरीर की मास्टर ग्रंथि कही जाने वाली पीयूष ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? गले में, मस्तिष्क के आधार में, हृदय के समीप, उदर में। तो इसका उत्तर है मस्तिष्क के आधार में। याद रखिएगा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। पीयूष ग्रंथि मस्तिष्क के आधार में, हाइपोथैलेमस के नीचे एक छोटी मटर के दाने के आकार की ग्रंथि होती है। यह अन्य कई अंतःस्रावी ग्रंथियों के हार्मोन स्राव को नियंत्रित करती है, इसलिए इन्हें मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, चिकित्सा विज्ञान में पेसमेकर का संबंध मानव शरीर के किस अंग से है? वृक्क, मस्तिष्क, हृदय, फेफड़े। इसका उत्तर है आपका ऑप्शन सी, हार्ट, हृदय से। याद रखिएगा, पेसमेकर एक छोटा इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जिसे शल्य क्रिया द्वारा छाती या पेट में स्थापित किया जाता है। इसका मुख्य कार्य हृदय की धड़कन के असामान्य होने पर उसे नियमित विद्युत स्पंदन भेजकर नियंत्रित और सामान्य बनाए रखना होता है। नेक्स्ट प्रश्न है ईसीजी के बारे में, जिसे इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम कहते हैं, का प्रयोग किस अंग की विद्युत गतिविधि को दर्ज करने के लिए किया जाता है? फेफड़े, मस्तिष्क, हृदय, यकृत। इसका उत्तर क्या है? आपका हृदय ही होगा। ऑप्शन सी ही इसका उत्तर होगा। ईसीजी जो होता है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, का उपयोग हृदय की मांसपेशियों के संकुचन और शिथिलन के दौरान उत्पन्न होने वाली विद्युत गतिविधियों को मापने और आरेख के रूप में दर्ज करने के लिए किया जाता है। इससे हृदय रोगों का निदान किया जाता है। मस्तिष्क की गतिविधि के लिए ईसीजी का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, मानव त्वचा का रंग निर्धारित करने के लिए कौन सा वर्णक उत्तरदायी होता है? हीमोग्लोबिन, मेलेनिन, कैरोटीन, रोटोप्सिन। इसका उत्तर है साथियों ऑप्शन बी, मेलेनिन।
मेलेनिन जो जो होता है मानव त्वचा और बालों और आँखों का रंग को निर्धारित करने के लिए ये महत्वपूर्ण एक जो है वर्णक है, जो मेलेनोसाइट कोशिकाओं द्वारा निर्मित होती है। अधिक मेलेनिन से त्वचा का रंग गहरा सांवला या काला और कम होने पर गोरा होता है। यह त्वचा को सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी यूवी किरणों से भी बचाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, रक्त की जांच में प्रयुक्त होने वाले आरएच फैक्टर का नाम किस जीव से संबंधित है? चूहा, बिल्ली, बंदर, चिंपांजी। इसका उत्तर है बंदर, याद रखिएगा, बंदर इसका उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न है, आधुनिक विज्ञान में किस वैज्ञानिक को आनुवांशिकी का जनक कहा जाता है? चार्ल्स डार्विन, ग्रेगर, जोहान मेंडल, लैमार्क, थॉमस हंट मॉर्गन। तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी, ग्रेगर जोहान मेंडल। मेंडल का सिद्धांत जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, आनुवंशिकी का जनक भी कहा जाता है मेंडल को। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भोजन में आयोडीन की कमी से गले में सूजन आ जाती है, इस बीमारी को क्या कहते हैं? रिकेट्स, घेंघा या गलकंड, स्कर्वी, बेरी जैसे गोइट्रे भी कहते हैं, घेंघा रोग कहते हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। मानव शरीर में अशुद्ध रक्त का शुद्धिकरण तथा डायलिसिस की प्रक्रिया किस अंग में होती है? बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों, इसे ध्यान से देखिएगा। ये हो जाएगा आपका वृक्क या गुर्दा, जिसे किडनी भी कहा जाता है। इनके द्वारा मानव शरीर में जो अशुद्ध रक्त का शुद्धिकरण किया जाता है, डायलिसिस किया जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अब हम सेक्शन 4 इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी, पर्यावरण से संबंधित प्रश्न देखेंगे, जिसका पहला प्रश्न है, पर्यावरण विज्ञान में पारिस्थितिक तंत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? जब पारिस्थितिक तंत्र की बात होगी, इकोसिस्टम की, तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी, एजी टांसले। लेकिन पारिस्थितिकी शब्द बस की बात होगी तो इसका सर्वप्रथम प्रयोग अर्नेस्ट हैकल ने किया था। लेकिन तंत्र इसमें जुड़ जाएगा, इकोसिस्टम, तो वह हो जाएगा एजी टांसले। इन दोनों को याद रखिएगा। और वही तीसरे ऑप्शन की बात करें, ईपीओडम, इन्हें जो है आधुनिक पारिस्थितिकी का जनक भी कहा जाता है, तो इसे भी याद रखिएगा। वही चौथा ऑप्शन है। इन सभी जो चारों ऑप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। चार्ल्स एल्टन की बात करें तो पारिस्थितिकी पिरामिड की अवधारणा इनके द्वारा दिया गया। इन्हें जो है खाद्य श्रृंखला पर ये इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण कार्य किए। तो जो पारिस्थितिकी पिरामिड या खाद्य श्रृंखला पर जो काम किए वो चार्ल्स एल्टन। यदि खाद्य श्रृंखला की खोज या पारिस्थितिक पिरामिड का कॉन्सेप्ट किसने दिए पूछा जाएगा तो चार्ल्स एल्टन। लेकिन इसमें पारिस्थितिक तंत्र शब्द का प्रयोग पूछा गया है तो एजी टांसले होगा, याद रखिएगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, संकटग्रस्त वन्य जीवों तथा वनस्पतियों की सूची वाली रेड डाटा बुक कौन जारी करता है? WWF, IUCN, UNEP, WMO। तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी, IUCN, याद रखिएगा। इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल, आई का इंटरनेशनल, यू का यूनियन और फॉर सी का हो जाएगा कंजर्वेशन ऑफ, ये नेचर हो जाएगा, याद रखिएगा। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर वैश्विक स्तर पर संकटग्रस्त विलुप्त प्राय प्रजातियों की निगरानी करता है और रेड डाटा बुक या रेड लिस्ट जारी करता है। इसकी स्थापना 1948 में हुई थी, याद रखिएगा, और मुख्यालय ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, ओजोन परत के संरक्षण में या क्षरण में, क्षरण में, संरक्षण नहीं बोला गया है, क्षरण मतलब क्षय होना, रोकने के लिए वर्ष 1987 में हस्ताक्षरित है वैश्विक समझौता कौन सा है? क्योटो प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, पेरिस समझौता, रामसर समझौता। तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, याद रखिएगा। ओजोन परत के क्षरण को रोकने के लिए जो 1987 में हस्ताक्षरित वैश्विक समझौता हुआ था वो है ऑप्शन बी, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, एक सींग वाले गेंडे के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल, असम, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश। तो इसका उत्तर है साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट है, असम। एक सींग वाले गेंडे के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में स्थित है। ये कई बार पूछा जा चुका है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। ये भी पूछ सकते हैं कि जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है वो किसके संरक्षण के लिए जाना जाता है? तो एक सींग वाले गेंडे पूछा गया है ये। नेक्स्ट है, किसी भी स्वस्थ
पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का पिरामिड हमेशा कैसा होता है? तो ऊर्जा का पिरामिड हमेशा याद रखिएगा सीधा होता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। वर्ष 1984 में घटित भोपाल गैस त्रासदी में किस अत्यंत जहरीली गैस का रिसाव हुआ था? ये भी बहुत बार पूछा गया है, याद रखिएगा। और इसका उत्तर क्या है? आपका ऑप्शन बी मिथाइल आइसोसाइनाइड, जिसे MIC के नाम से जाना जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यह जो है इसलिए भोपाल गैस त्रासदी दिवस भी मनाया जाता है। यह 2-3 दिसंबर 1984 की रात को भोपाल स्थित यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड के कीटनाशक कारखाने में मिसाइल आइसोसाइनाइड नामक अत्यंत विषैली गैस का रिसाव हुआ था। इसे इतिहास की सबसे भीषण औद्योगिक दुर्घटनाओं में से एक माना जाता है, जिसमें हजारों लोगों की जान चली गई थी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, जनरल साइंस डिस्कवरीज से रिलेटेड। दुनिया की सबसे पहली एंटीबायोटिक दवा पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी। इसी से रिलेटेड हम ऊपर ऑप्शन में देखे थे, तो उसका चर्चा भी किए थे। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। नेक्स्ट है, चिकित्सा इतिहास में चेचक के टीके स्मॉल पॉक्स वैक्सीन का आविष्कार किसने किया था? जोनास साल्क, एडवर्ड जेनर, अल्बर्ट साबिन, रॉबर्ट हुक। तो इसका उत्तर हो जाएगा साथियों आपका एडवर्ड जेनर। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, चिकित्सा निदान में प्रयुक्त होने वाले एक्सरे किरणों की खोज किसने की थी? विलियम रॉन्टजन, जे थॉमसन, मैडम क्यूरी, हेनरी बेक्यूरेल। इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए विलियम रॉन्टजन। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, समुद्र अथवा महासागर की गहराई को सटीक रूप से मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो इसका उत्तर है फेडोमीटर। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। इसके बारे में भी हम थोड़ा देख चुके हैं। सजीवों की संरचनात्मक इकाई कौन सा है? सजीवों की संरचनात्मक इकाई कोशिका की खोज सर्वप्रथम 1665 में किसने की थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी रॉबर्ट हुक। नेक्स्ट है, नौवहन और जल के भीतर वस्तुओं का पता लगाने वाले उपकरण सोनार का पूर्ण रूप क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी, सोनार के बारे में पूछा जाता है। तो सोनार का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन ए साउंड नेविगेशन एंड रैंगिंग, जो कि सोनार का पूर्ण रूप है। यह एक ऐसी तकनीक है जो जल के भीतर या सतह पर वस्तुओं का पता लगाने, उनकी दूरी और गति मापने के लिए पराश्रव्य तरंगे अल्ट्रासोनिक वेव्स के माध्यम से परावर्तन का उपयोग करती है। इसका सर्वाधिक उपयोग पनडुब्बियों और नौसेना के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। इस प्रकार ये रही आपका टॉप 51 MCQs, जो कि आपके परीक्षा उपयोगी है। निश्चित रूप से इसी प्रकार के वीडियो पाने के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल टीचरशिप। धन्यवाद साथियों। और इसका PDF चाहिए, जी हाँ, PDF अगर चाहिए आंसर सहित, तो आपको हमारे टेलीग्राम में ज्वाइन होना पड़ेगा। और टेलीग्राम का जो है लिंक हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसका PDF विथ आंसर मिल जाएगा। चलिए, तो इसी प्रकार के वीडियो पाने के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल टीचरशिप। धन्यवाद साथियों।